हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आज हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। और आज जो क्वेश्चन हमने आपको भेजे हैं पीडीएफ में, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उन्हीं के क्वेश्चन आज करेंगे। 3 एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। और ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन तीनों में दिए गए हैं, आपको लगाना रहेगा। आप घर पे लगाए भी होंगे और मेरे समझ से तो आप एक काम करिए कि इसका पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसको या न्यूज़ स्पीड ऐप पे जा कर के या फिर आपको जो भी जिस माध्यम से बन पाए इसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। जैसे देखिए, हार्ड कॉपी आप इस तरीके से निकलवा लेने से फ़ायदा क्या होगा कि हार्ड कॉपी होने से क्या है कि आपको बार बार मोबाइल में या लैपटॉप में क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो कम से कम सामने क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। एक बार दो बार पढ़ने पर आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि करा दें आपको। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक्सरसाइज 3 दिए गए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1 के पहले कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो सब आप पहले से लगाए भी होंगे और जहाँ जहाँ दिक्कत होगी बस वही आपको देखना। तो चलिए बेटा, एक्सरसाइज 1 में पहला हर सवाल तो नहीं लगाया जा सकता क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। हाँ, जगह जगह से हम लगवा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके लिए जो है यहाँ पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, देखना। चलिए भाई, तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट है थर्मोडायनेमिक्स में एक्सरसाइज 1। पहले से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन ये है कि सारे नहीं कराऊंगा, कुछ आप कर लेना। हाँ, यदि कोई दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे आप चाहो तो बात कर लो या फिर जैसे भी करके हम जो है हमसे कांटेक्ट करके आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1 में पहला सवाल, वैसे क्वेश्चन के आंसर सब लगे हुए हैं। चक्कर ये है कि इसलिए लगा देता हूँ आंसर कि आपको बहुत कन्फ्यूजन हो, बस कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ पर जितना भी बताऊँगा क्वेश्चन उसमें कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि लगाना कैसे, अप्रोच देखना है, ना कि आंसर बताना। कुछ लोग यदि बताना चाहें तो आंसर बताते रहना, लेकिन मेनली आज अप्रोच सीखना है कि थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर तो मैंने पढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे लगेगा उसका थोड़ा सा अप्रोच देखना। चल, तो आइए बेटा बात करते हैं कि क्वेश्चन हमारा पहला सवाल जो है इसका तो आंसर आपको पता होगा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? तो कहना कि जो मास डिपेंडेंट होते हैं, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन मास, वे सब एक्सटेंसिव होते हैं। तो देखो, मास है, इंथैल्पी है, एनर्जी, और हमने एक उदाहरण में देता हूँ, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एनर्जी तो है ही, इंथैल्पी भी एक प्रकार की एनर्जी है, मास तो है ही, इसका मतलब ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आइए जरा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम आपको जगह जगह से करा दें, कुछ क्वेश्चन नहीं तो फिर क्या है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। चल, तो मैंने वैसे भी सेलेक्ट कर लिए हैं कि कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको कराने हैं, जहाँ पे आप फंस सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा। बाकी मैक्सिमम आप लगा ही लिए होंगे। चलिए भाई, तो आइए पहले हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। 5 नंबर सवाल को ज़रा ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। तो 5 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा देखें। 5 नंबर क्वेश्चन में आइए भाई, 5 नंबर सवाल में करा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का 3 स्टेट आप पढ़ते होंगे। एक तो H2O सॉलिड जो आइस फॉर्म होता है, H2O लिक्विड और H2O वेपर। H2O वेपर या इसी को स्टीम भी बोल सकते हैं, H2O वेपर। ठीक है, ये देख लो, H2O वेपर। एक सेकंड बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ ए एक मिनट रुकना बेटा जरा सा, यहाँ पर पहले कुछ एक मिनट, कुछ बोर्ड में दिक्कत आ रही है। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, लगवाता हूँ।
एक सेकंड बेटा, 1 मिनट ज़रा टाइम देना, ये कुछ इसमें गड़बड़ हो गया। लेकिन क्वेश्चन आप निकलवा जरूर लेना, हार्ड कॉपी रहेगा तो उससे लगाने में भी आसानी रहेगी, और कहीं भी नियरेस्ट शॉप पे जा कर के आप उसको निकलवाइए क्वेश्चन अपना, और उसके बाद उसको लगाना शुरू करिए। चल बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। बेटा पीडीएफ न्यूज़फीड ऐप में पड़ा हुआ है। वैसे भी एक आपका ग्रुप जो इस समय चल रहा है उसमें भी मैंने क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का डलवा दिया है। यदि फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम कुछ न कुछ आपको रास्ता निकालेंगे क्या करना है। चलिए आइए हम आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा कंप्लीट मिल चुका है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे सवाल लगवाने चल रहे हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा था कि द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर इज, तो मैंने कहा था बेटा वाटर के 3 स्टेट जैसा कि आपको मालूम ही है कि H2O लिक्विड, क्या हो गया भाई आज तो बोर्ड ही नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है बोर्ड में आज। हाँ, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जैसे H2O लिक्विड है और H2O सॉलिड हो गया, और H2O वेपर फेज में भी होता है। अच्छा, अब जैसा कि आप एंट्रोपी के बारे में जब बात किया था तो मैंने कहा था सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की। तो देखा जाए वेपर माने गैस और ये लिक्विड है सॉलिड, ये है आर्डर ऑफ एंट्रोपी। आर्डर ऑफ एंट्रोपी आ गई, तो कहने का मतलब ये है कि एंट्रोपी का ही आर्डर आप ध्यान से देख लेना तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा लिस्ट रैंडम कहाँ होगा, आइस फेज में रैंडमनेस सबसे कम होगी, ये देखना। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखें। कह रहा है कि डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन का डेल्टा एस कह रहा है क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद भी होगा आपको कि डेल्टा एस जो होता है वह किसी भी अभिक्रिया का जो डेल्टा एस होता है वो रिएक्शन के डेल्टा एन जी पे डिपेंड करता है। किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी मैंने कहा 0 तो डेल्टा एस 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0 तो डेल्टा एस भी लेस देन 0। तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी यदि निकालना चाहो तो देख लो, यहाँ सॉलिड है इधर गैस है, तो इधर 1 मोल गैस है, इधर कोई गैस नहीं, तो 1 माइनस 0 कर देना, तो उधर से डेल्टा एन जी 1 आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा।
और यदि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और लगवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, आज कुछ गड़बड़ हो रहा है बोर्ड में भाई, एक सेकंड। 9 नंबर सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ जरा सा। 9 नंबर सवाल में क्या हो रहा है यार आज तो। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा चलो इसे देख लो। कह रहा है डेल्टा एस नॉट, ये इथेन है बेटा, इथेन का एंट्रोपी दिया हुआ है और इथाइलिन का एंट्रोपी दिया है, हाइड्रोजन का एंट्रोपी दिया है। कह रहा है डेल्टा एस प्रोसेस का क्या होगा। इस प्रोसेस का यदि डेल्टा एस आपको बताना है तो सीधा सीधा मैंने बताया था, किसी भी रिएक्शन के लिए जब एंट्रोपी चेंज निकालना होता है तो आप कहते हैं एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से रिएक्टेंट की एंट्रोपी को यदि माइनस कर दें तो हमारा एंट्रोपी चेंज आ जाता है। एक मिनट आप रुक जाओ जरा सा, इसको हम शट डाउन कर दें जरा सा, 2 मिनट बेटा, जरा सा टाइम दो जरा सा, फिर हम इसको क्वेश्चन लगवाएं, क्योंकि पेन नहीं चल रहा है प्रॉपरली। एक मिनट रुक जाओ, बस बोर्ड रीस्टार्ट कर देता हूं तो हो सकता है काम करने लग जाए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लगवाता हूं। ठीक है बट आप बने रहिए, 2 मिनट बस बने रहिए बस। कोचिंग में बुकलेट मिल जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की? नहीं बेटा, कोचिंग में इस समय नहीं मिल पाएगी। आपको पीडीएफ भेजा गया है, आप कहीं से उसको निकलवाइए, क्योंकि अभी जितने भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जहां हम लोग प्रिंट कराते थे वो सब अभी बंद चल रहे हैं, तो कोई अभी बुकलेट नहीं बना। हाँ, जब आप आएंगे यहाँ पर और जब ऑफलाइन खुलेगा तो मैं बुकलेट प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, अभी आप कहीं से फोटो कॉपी करवा लीजिए किसी तरीके से और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। बस एक मिनट, जरा रीस्टार्ट हो जाए फिर बताता हूँ। तो आज क्वेश्चन ही कराएंगे। हाँ, टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड है। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे, मैंने टेलीग्राम पे डाला है भाई। नहीं डाला है तो आप देख लो, इसे मुझे पूरा विश्वास है। मैंने टेलीग्राम पे थर्मोकेमिस्ट्री भी डाला था, थर्मोडायनेमिक्स भी अभी शायद डाल दिया है, नहीं तो आज भिजवा दूंगा। वैसे न्यूज़ फीड ऐप में पड़ा हुआ है, टेलीग्राम में कहेंगे तो उसमें भी डलवा दूंगा आज ही। चलिए, एक मिनट बेटा, बस लाइन पे आप बने रहो, बस जल्दी से जल्दी बस बोर्ड स्टार्ट हो जाए फिर शुरू करते हैं। आज मुझे 50-60 क्वेश्चन कराने का बड़ा वो था कि करा दूंगा, तो उससे क्या है कि चैप्टर ऑलमोस्ट आप एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन का अप्रोच भी पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ आज बन नहीं रहा है बात। इधर देखो, चलिए देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। ये हमारा जो है बोर्ड नहीं चल पा रहा है बेटा आज, क्या हो गया है समझ नहीं आ रहा है इसमें। इधर आ जाओ, ये बोर्ड नहीं चल रहा है, जरा बोर्ड चल नहीं रहा, उसको बंद करो, उदय को बुलाओ। क्या बोलो सर? हेलो, हाँ सर, हाँ क्या कह रहे थे? किस लिए?
बोर्ड चल ही नहीं रहा ना। चक्कर इस बात का है कि पेन ही नहीं उठा पा रहा है। कहाँ से? ये नहीं, ये तो पीडीएफ आ गया ना। क्या हो गया भाई, आज तो पूरा टेंशन हो गई इसके तो। चलो हटाओ इसको। बोर्ड नहीं चल रहा। नहीं, फ़ोन दूसरे से करो। फ़ोन इसमें तो पेन बेटा चेंज कर रहा हूँ लेकिन चल नहीं पा रहा है। थोड़ा कोई दिक्कत आ गई है, लेकिन 1 मिनट और देख लेता हूँ, नहीं फिर कोई रास्ता निकालता हूँ इसका कोई। इसको आनी है। कहाँ से? चलो 1 मिनट रुक जाओ। हटा देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ जरा से, एक बार और देख लूँ। नहीं चल रहा। चलो बेटा, खैर बोर्ड में कोई हमें लग रहा है कि कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि लगाने पर क्वेश्चन बिना लगाए समझ में भी नहीं आएगा। नहीं तो हम क्वेश्चन वैसे बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो कुछ। इधर देखो, इसको हटाओ पहले। क्या हो गया यार बोर्ड में आज। उठाओ जरा, सर की बात कराओ जरा सर से। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ भाई कोचिंग में। अरे भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बोर्ड में अभी चल रहा है। पेन चेंज कर रहे हैं सर, नहीं चल रहा। पेन चेंज कर दी, पेन दूसरा ले आओ ना। पेन दूसरा से चलो देख लें। पेन से नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई दूसरे पार्ट पे प्रॉब्लम हो गई। अब जैसे देखो, हमने एक पेन की साइड बदल दिया। कोई दूसरा चीज़ यार देखो, 1 मिनट। तो चलो बच्चों से एक बार बात कर लूँ पहले। बेटा थोड़ी दिक्कत आ रही है बोर्ड में, और
सारा कुछ हो रहा है। एक दूसरा पेन उठा ले जल्दी से ज़रा सा। पेन नहीं चल रहा है, देखो। बस बेटा, बस थोड़ी देर में बस एक बार और दिखवा लेता हूँ, नहीं तो फिर कोई क्लास को फिर आगे बढ़ाऊँगा। एक बार ऑफ करो आप इसको। बस 2 मिनट आप और ज़रा सा वेट कर लीजिए, 2 मिनट वेट कर लीजिए, अभी तुरंत फिर आगे बढ़ाता हूँ। डबल क्लिक कर लेने से बंद हो जाता है। बेटा दूसरा बोर्ड यूज जरूर कर लूँगा, लेकिन दूसरा बोर्ड जहाँ पे लगा हो वहाँ क्लास चल रही है। अभी वहाँ भी क्लास चल रही है, इस वजह से दूसरे बोर्ड पे नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? वहाँ क्लास चल रही है ना। कौन ले रहा है? वही। हेलो। ठीक सर, या फिर हेलो सर करा नीचे क्लास ना चलो तो पेन ना चलने के पीछे क्या कारण? अभी सुबह नहीं चल रहा था जब वो स्टार्ट किए थे। हाँ, उस समय तो स्टार्ट हुआ था, चला था पेन चल। दे सकते हैं जी सर। हाँ सर। अच्छा, एक मतलब यहाँ पढ़ ठीक 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 यहाँ चल रहा है, उसका क्वेश्चन कराने थे ना। चलो नीचे ले चलो। इसको लगा दिए। हाँ, इसको लगा दिए। हाँ भैया नीचे लेके चलो सर, बोल रहे हैं। हमें क्वेश्चन कराने थे, इससे निकालो पहले क्वेश्चन। ये नहीं, इससे हाँ, ये वाला सवाल है, इस पर कुछ चल रहा है, इस पर चलेगा, यहाँ से चलेगा सर। हाँ, यहाँ से चलेगा सर। ठीक है, चल जाएगा। ठीक 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 ठीक। बॉल वगैरह चलने लगा। हाँ हाँ, फोन करके एक मिनट। बोल दो सर के पास निकल के सर चलने लगा। एक मिनट, अब का लेना है आपको? हाँ सर ये से बुलाओ। 1 मिनट हो गया, और ये माउस से ऊपर जाना है। सर ये लगा लीजिए। एक मिनट। चल हटा दो। हेलो। हाँ बेटा, क्लास बस पेन अब स्टार्ट चलने लगा है, तो आज आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, आप देखना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ के अब आगे क्वेश्चन लगा रहे हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बात चल रही थी 5 पे मैं था, और क्वेश्चन नंबर 5
में मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन है उसमें कहा था कि लीस्ट रैंडम स्टेट क्या है। तो लीस्ट रैंडम स्टेट की जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि वाटर 3 फेज में आप देखते हैं, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड एंड H2O वेपर। अभी बोला था, यहीं से फिर से मान के चलिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब वेपर फेज में एंट्रोपी ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड। तो इसका मतलब लीस्ट रैंडमनेस वाटर का कहाँ होगा? आइस में होगा। चल पहली, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर हम आपको 9 नंबर सवाल पे डिस्कशन करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ, देख लो जल्दी से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंट्रोपी इथेन का दिया हुआ है, उसके बाद इथाइलिन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का, तीनों का एंट्रोपी दिया है और इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पूछा है, डेल्टा एस क्या हो। जैसा कि आप पढ़ते हैं एंट्रोपी चेंज की जब बात होती है तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई एंट्रोपी चेंज कभी भी निकालना हो तो वहाँ पर बताते हैं कि रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस यदि निकालना है तो ये बराबर होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर देना। अच्छा, इसमें देखो प्रोडक्ट साइड में इथेन है तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ इथेन में से, और इस ये इथेन की एंट्रोपी दी गई है भाई कितनी, 225 माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में दोनों हैं तो यहाँ पर लिख देना इसकी एंट्रोपी दी गई है 220 प्लस, और हाइड्रोजन का एंट्रोपी दिया है 130। ये टोटल हो जाएगा प्रोडक्ट की एंट्रोपी। एक सेकेंड, ये है आपका प्रोडक्ट की एंट्रोपी इधर दी गई, माइनस रिएक्टेंट की ओवरऑल इधर है, यहाँ 225 माइनस ये जोड़ देना, ये आ जाएगा 350 और यहाँ से सॉल्व कर दो 125 आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया का एंट्रोपी चेंज जो डेल्टा एस आएगा वो 125, वो भी माइनस में आएगा, देखना माइनस 125 आंसर आ जाए। इसका मतलब 9 का जो आंसर होगा बेटा वो बी हो जाएगा, देख लो। और एक सेकंड आगे बढ़िए, अब आपको एक सवाल दिक्कत कर सकते, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसे ही लगेगा। 11 नंबर सवाल देखना जरा से, यहाँ पर सेम वही सवाल है। क्वेश्चन करा है कि डेल्टा एस रिएक्शन का हमें निकालना है, जबकि हाइड्रोजन का एंट्रोपी दिया है, वाटर का दिया हुआ है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और वाटर का एंट्रोपी दिया है और करा है, और ऑक्सीजन का भी दिया है, और इस अभिक्रिया का एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो लग जाएगा एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए फिर वही फार्मूला, डेल्टा एस बराबर क्या है, SP माइनस SR करना पड़ेगा, क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लगाओगे, यही फार्मूला लगा के आंसर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आइडिया होगा कि क्या फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सुनो, करा कि एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन पूछा है। आपको मैं पीछे बताता था डेल्टा एस ट्रांसफॉर्मेशन बराबर एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन टेम्परेचर इन ट्रांसफॉर्मेशन बताते थे, और यहाँ वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब सीधा सीधा एक फार्मूला लगा दो बेटा, डेल्टा एस वेपोराइजेशन पूछा है, ये होगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वही एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे दिया है, एंथैल्पी होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर इतना कैलोरी पर मोल ये दिया है। तो यहाँ से सीधा आप ये लगा दो कि डेल्टा एस वेपोराइजेशन, हाँ एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन पूछा है और हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया, यस, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है अपन टेम्परेचर इन वेपोराइजेशन, तो एंट्रोपी चेंज इन वेपोराइजेशन निकालना है, इसका मतलब डेल्टा एस वेपोराइजेशन निकालना हो तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन की वैल्यू देखो ये दिया है, कैलोरी पर मोल में दिया है, और ये वैल्यू यहाँ रख देना 9710 डिवाइड टेम्परेचर, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे बेटा 373 आएगा, सॉल्व कर देना, तो यहाँ से एंट्रोपी चेंज इन वेपोराइजेशन पता चल जाएगा, और ये वैल्यू अप्रॉक्स 26 पॉइंट समथिंग आएगी, 26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आ जाएगी, पर मोल पर केल्विन ये वैल्यू आ जाएगी एंट्रोपी। इसका मतलब 12 नंबर सवाल भी इजीली आप लगा पाएंगे, लग जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आज केवल क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी थी, थोड़ा सुबह सुबह
ये नेटवर्क या क्या दिक्कत आ गई बोर्ड में थोड़ी, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अब आप देखते चलिए लगातार। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल जरा देखो। 13 नंबर सवाल में जल्दी से दिमाग लगाइए भाई, जो जो कह रहे हैं बस वो देखो, क्योंकि हम वही सवाल कराएंगे जहाँ पे आपका दिमाग में कहीं कोई परेशानी या समझने में दिक्कत आ सकती है। रहा है कि पर्टिकुलर कोई रिएक्शन है 27 डिग्री पर, उसका डेल्टा एच दिया है पॉजिटिव। मान लो कोई रिएक्शन गिवन है ए से बी, दिया नहीं हमने मान लिया कोई रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच बेटा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव दिया है। इस अभिक्रिया का डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका मतलब डेल्टा एस भी पॉजिटिव दिया है। अच्छा मैं बताया था किसी अभिक्रिया का डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये अनफेवरेबल है, ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करेगा। सवाल में ये कि अभिक्रिया का डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और करा फाउंड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन में प्रोसीड स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है तो मैं आपको एक नहीं कई बार बताया हूँ कि जब टेम्परेचर फेवर करता हो स्पॉन्टेनिटी को और डेल्टा एच फेवर ना करता हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा जब करते हैं तब वह रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब 3-4 बात बोला हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जब डेल्टा एच दोनों फेवरेबल होते हैं तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होती है एट एनी टेम्परेचर। डेल्टा एच दोनों अनफेवरेबल हैं तो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट एनी टेम्परेचर। और मैंने कहा था यदि कभी डेल्टा एच अनफेवरेबल हो डेल्टा एच फेवरेबल हो तो कहना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी हाई टेम्परेचर पर, और जब डेल्टा एच फेवरेबल हो डेल्टा एच अनफेवरेबल हो तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये बात को देखना, इससे आप डायरेक्ट 13 का आंसर लगा देना। यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन को फेवरेबल फैक्टर था, वह स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा था, तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। वो देख नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। करा कि इट इज इम्पॉसिबल ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। कहाँ पे रिएक्शन इम्पॉसिबल होगी, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कहना जब दोनों के दोनों फैक्टर डेल्टा एस भी अनफेवरेबल हो डेल्टा एच भी अनफेवरेबल हो। और आप कहते हैं बेटा डेल्टा एच निगेटिव होता है तब वह स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करता, डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करता। इसका मतलब कोई रिएक्शन कर रहा है कि वह रिएक्शन इम्पॉसिबल तभी होगा जब डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो। डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, तो देख लो डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी हो जाएगा। ये देख लो। नेक्स्ट आइए बेटा आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 तो खराब लगा लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला याद होगा कि डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log की या केसी कर देना, यहाँ पर के माने वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको एक कराना चाह रहे हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ विचार करो भाई। कह रहा है कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिमाग लगाइए, एंडोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। कहना यार ये बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव, इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करेगा, तो करा फिर भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है तो इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। वैसे मैं पूरा बताया हूँ आपको समरी कि डेल्टा एच फेवरेबल हो और डेल्टा एच फेवरेबल हो तो स्पॉन्टेनियस होती है, और यहाँ पे डेल्टा रिएक्शन एंडोथर्मिक है माने डेल्टा एच पॉजिटिव है तो कहना यार डेल्टा एच पॉजिटिव तो अनफेवरेबल होता है, लेकिन वो करा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कराना, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब डेल्टा जी निगेटिव हो। और डेल्टा जी कैसे आता है तो फार्मूला याद होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी यदि निगेटिव आता है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल में देखिए आप क्या आंसर देंगे भाई। आंसर तो सब दिया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। 20 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि इन द रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर लिक्विड। कहना किसी रिएक्शन में यदि सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट यदि लिक्विड फेज में है तो डेल्टा एच डेल्टा ई में क्या रिलेशन होगा। सुनो बेटा, जैसे कोई अभिक्रिया में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड फेज में है तो कहना ऐसे रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। जैसे देख लो एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये है C2H5OH और यह रिएक्शन हमारा कर गया एस्टिक एसिड और CH3COH एस्टिक एसिड और इथेनॉल रिएक्शन किया और ये बना दिया CH3COO C2H5 इथाइल एस्टेट और वाटर बना। हमने कहा ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये
तो देखो प्रोडक्ट साइड में भी सब लिक्विड हैं, रिएक्टेंट साइड में भी सब लिक्विड हैं, तो रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो आएगा। एक रिलेशन आप पढ़ते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो बताओ भाई डेल्टा एन जी रिएक्शन का जीरो, तो ये जीरो कर दो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा। तो कहना यार कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में सभी के सभी लिक्विड हैं, तो उसका मतलब उस अभिक्रिया का डेल्टा एन जी जीरो होगा, और यदि डेल्टा एन जी जीरो होगा तो उस अभिक्रिया का डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर होगा। इट मीन्स आंसर विल बी सी पता होगा। बस आपको केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, थीम समझना, प्रोसेस समझना, कैसे लगेगा, अप्रोच देखना है, बाकी आप लगाना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा, 21 नंबर सवाल, जरा दिमाग लगाना जल्दी से भाई। देखो 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो ग्रेफाइट ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 बना, डेल्टा एच दिया है -x1। डायमंड ऑक्सीडाइज हुआ, CO2 बना, डेल्टा एच दिया -x2। अच्छा, हमसे कह रहा है हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। हमें ग्रेफाइट से मैंने बताया था लास्ट टर्न पे कि जब एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होता है तो जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वह हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है। अच्छा बेटा, हमें डायमंड को ग्रेफाइट में बदलना है, माने डायमंड ग्रेफाइट रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए, डायमंड प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब नीचे वाला रिएक्शन जो है उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऊपर वैसे ही रहेगा। ये देखो ऊपर वाला रिएक्शन वही ग्रेफाइट लिखा है, ग्रेफाइट देखो यहाँ पर मैंने लिखा ये ग्रेफाइट है, और जब ये ऑक्सीडाइज हुआ था तो ये CO2 बना, इसका डेल्टा एच की वैल्यू दिया है -x1, और यहाँ हमें डायमंड बनाना है खैर ग्रेफाइट से, तो इस नीचे वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दो, तो ये रिएक्शन बन जाएगा CO2 गैस, और यहाँ पे बन गया आपका डायमंड और O2, और इसका अच्छा रिएक्शन रिवर्स करोगे डेल्टा एच की वैल्यू फिर आ जाएगी +x2 हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दो तो लेफ्ट राइट में देखो CO2 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो बेटा और O2 भी कैंसिल हो गया, बन गया ग्रेफाइट कन्वर्ट इन ग्रेफाइट से देखो अब डायमंड बन रहा है। और ये कब बना, इन दोनों को जोड़ने से रिएक्शन आया है। तो अब जरा से जोड़ो, यहाँ डेल्टा एच -x1 है, डेल्टा एच यहाँ पर +x2 है, और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, जोड़ दो दोनों को तो ये आ जाएगा x2 -x1 आ जाएगा। ये जो x2 -x1 आया है ये इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज आया है, और एक मोल ग्रेफाइट जब डायमंड में बदलेगा तो जो डेल्टा एच की ये वैल्यू आई है यही हीट ऑफ ट्रांजिशन होगी। तो इसका हीट ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगा x2 -x1। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा B सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा, जब आप पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं तो दिक्कत तो कहीं नहीं आएगी। देखना, हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, 22 पर जल्दी से दिमाग लगाओ भाई। करे एक रिएक्शन हमारा मेन दिया है, A से D बन रहा है, डेल्टा एच x दिया है। अच्छा, यही रिएक्शन डिफरेंट स्टेप में हो रहा है। करा पहले A से B बना तो डेल्टा एच की वैल्यू x1 है, और B से C बना डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी, चलो A मान लो, यहाँ पे मान लो A निकालना है, A मान लिया, इसका डेल्टा एच की वैल्यू A है, और C से D बना तो उसका इंथैल्पी चेंज x3 है, और हमसे और मेन रिएक्शन सुनो बेटा, इन तीनों रिएक्शन को जब आप ऐड करोगे तो देखो जब ये रिएक्शन ऐड करोगे B कट जाएगा और यहाँ पे C कट जाएगा, फाइनली A से D बना। तो A से D बना, हेसला लगा दो, हेसला लास्ट में भी बात किया था पिछले टर्न पे, तो इन तीनों को जोड़ दिया तो ये रिएक्शन आ गया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जोड़ो तो इसका डेल्टा एच की वैल्यू x1 है, इसका A मान लिया, और इसका है कितना x3 है, और यहाँ पर अच्छा पूरा जो E से D जो बन रहा है उसका डेल्टा एच x है। इसका मतलब x बराबर आ गया x1 + A + x3 आ गया। हमें यही A निकालना था। A माने B से जो C बन रहा था तो उसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा पूछा था, मैंने A माना था, यही A निकाल लो तो इधर x आ गया, और ये दोनों को देखो इधर ले आओगे तो आ जाएगा -x1 -x3 आ जाएगा, x -x1 -x3 ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये देख लो, ये लिखा, वैसे चाहो तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे करो x और यहाँ कॉमन ले लो माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 + x3 कर देना, तो x -x ब्रैकेट में x1 + x3 माइनस अंदर जाएगा तो फिर तो यही आ जाएगा। कुल मिला के आंसर किस रूप में पूछ रहा हो देख लेना, तो इसका आंसर A हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी लग जाएंगे। हाँ, ये पूरा मिक्स क्वेश्चन है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री दोनों है पूरा, देखना। नेक्स्ट आइए जरा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं कराने चल रहा हूँ। 23 नंबर सवाल पे जरा देखो भाई, 23 देखो, 23 क्वेश्चन में आइए भाई क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ येलो फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस
इन दोनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, करा हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ येलो फास्फोरस टू रेड फास्फोरस। हमें येलो फास्फोरस को रेड फास्फोरस में बदलना। वैसे भी आपको पता है कि फास्फोरस के ये एलोट्रॉप्स हैं, येलो फास्फोरस और रेड फास्फोरस एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। इधर देखो मैंने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, तो और हमें येलो फास्फोरस का और रेड फास्फोरस का दिया है हीट ऑफ कंबस्शन, और हमें येलो को रेड में बदलना है। इसका मतलब येलो फास्फोरस को हमें कन्वर्ट करके रेड फास्फोरस में बदलना, ये रेड फास्फोरस में बदलना। तो पहले बताओ येलो फास्फोरस से रेड फास्फोरस में बदलने पर डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लो, और जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वही हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगी, वही हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगी भाई। तो आप एक बात दिमाग में दौड़ाओ बेटा, करा यहाँ पर येलो फास्फोरस का और हीट ऑफ कंबस्शन दिया, इसका हीट ऑफ डेल्टा एच सी इसका दिया है कितना, -9.91। अच्छा रेड फास्फोरस का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है इसका -8.78 दिया है। तो हीट ऑफ कंबस्शन इन दोनों का दिया। और मैंने एक बात आपको बताया होगा, शायद अभी याद होगा आपको, कि किसी अभिक्रिया में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन यदि दिया है तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एच कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा एच बराबर होता है सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ कंबस्शन, ये देखो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो बताओ रिएक्टेंट साइड में कौन है, येलो फास्फोरस, इसका हीट ऑफ कंबस्शन दिया है कितना, -9.91 माइनस, अच्छा हीट ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट का लेना है, और प्रोडक्ट में रेड फास्फोरस है उसका हीट ऑफ कंबस्शन है -8.78 है। जरा सा उसमें देखना, दिख रहा है मोबाइल में प्रॉपर दिख रहा है या नहीं वो देख। ये देखना बेटा -9.91 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.78। यहाँ से सॉल्व कर देना, डेल्टा एच की वैल्यू आएगी। कहना इस अभिक्रिया का डेल्टा एच तो आ जाएगा, और कहना यार जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी लगभग -1.13 आ जाएगा। देख लेना सॉल्व करके। तो ये जो डेल्टा एच आया है यही तो है हीट ऑफ ट्रांजिशन। उसी इंथैल्पी चेंज को हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलेंगे। क्यों कि एक मोल कोई एलिमेंट का एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज होता है, तो जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वही हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन को देख लेना, लग जाएगा क्वेश्चन का आंसर डी हो जाए। ठीक है, 23 नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से 24 नंबर सवाल पे आ जाओ भाई। 24 नंबर क्वेश्चन जरा देखो बेटा। 24 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया है पहले कि HCl और NaOH, तो कहना यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो यहाँ 1 मोल देखो रिएक्शन करा, या 1 इसका एन फैक्टर दोनों का 1 है, तो इसका मतलब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जब रिएक्शन किया तो x कैलोरी हीट निकल रही, प्लस x कैलोरी का मतलब हीट यहाँ निकल रही है, x कैलोरी निकल रही है। अच्छा नीचे वाले रिएक्शन में आओ। अच्छा H2SO4 का 1 मोल है, अच्छा इसका एन फैक्टर 2 है, और आप पढ़ते हैं मोल इंटू एन फैक्टर ही क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका एन फैक्टर 2 है, मोल 1 है, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल। अच्छा इसका एन फैक्टर 1 है, तो इसका 2 इंटू 1 ये है ग्राम इक्विवेलेंट 2 हो गया। इसका मोल 1 है और एन फैक्टर 2 है, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट 2 हो गया। तो इसका मतलब अब एसिड का 2 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में जब न्यूट्रलाइज होंगे तो हीट जो निकलेगी वो जो 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट के न्यूट्रलाइजेशन से हीट जितनी निकल रही थी, अब इस स्ट्रांग एसी स्ट्रांग बेस के 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो हीट जो है 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितनी निकल रही थी उसका डबल निकलेगा। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू होगी, ये जो y हीट निकल रही है, ये पहले जो हीट स्ट्रांग एसी स्ट्रांग बेस से निकले इसका डबल होगा, मतलब 2x, y जो होगा वो 2x के बराबर होगा। y जो होगा वो 2x की, मतलब जो यहाँ हीट निकल रही है और पहले जो यहाँ हीट निकल रही थी, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो मैंने कहा मान लो इतनी हीट निकल रही, सवाल में बोल रहा है। अब यहाँ पर एसिड स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, इनका 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने से हीट इतनी निकली, तो इसका मतलब जो y होगा 2x के बराबर होगा। तो यहाँ से किस रूप में आंसर पूछा वो देख लेना, इसका मतलब x बराबर y/2 हो जाएगा। तो वही पूछा है कि रिलेशन y और x में क्या होगा, तो ये होगा बेटा y बराबर 2x हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर C होगा। तो 24 का आंसर लगा लेंगे, C हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर चलेंगे, बाकी आप लगा लेंगे। 31 नंबर सवाल पर आ जाओ। देखो ये 31 सवाल पे दिमाग जरा लगाइए भाई। 31 सवाल में देखिए क्या कह रहा है।
31 में करा एच एसिड है कोई, OH माइनस से अभिक्रिया किया, वाटर बना, A माइनस बना और Q1 हीट निकल रही है। दिमाग लगाना, Q1 हीट यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब सीधा डेल्टा H की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो ये होगा -Q1 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अच्छा ये दूसरा रिएक्शन है बेटा, H प्लस OH माइनस वाटर बना, Q2 हीट निकल रही है, तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू होगी -Q2 होगी। अच्छा हमसे करा इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA, हमें जब HA आयोनाइज होगा तो डेल्टा H की वैल्यू बताना, वही इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA। तो देखो आयोनाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे HA जब टूटे तो ये H प्लस और A माइनस जो बनेगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H आएगा वही तो होगा इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA। तो ये कैसे आएगा, देखो पहले वाले अभिक्रिया का डेल्टा H हमने QA हटा दिया, Q डेल्टा H के रूप में लिख लिया, Q2 हीट निकल रही इसको हटा दिया, मैंने उसको डेल्टा H के रूप में लिख दिया। अच्छा जरा देखो क्या ऐसा करें कि हमें इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आ जाए, इसका मतलब HA टूट करके H प्लस और A माइनस बनाए। क्या करें भाई, तो आप कुछ ना करो, ऊपर वाले रिएक्शन में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो देखो फायदा क्या मिलेगा। ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करने से क्या होगा, यहाँ माइनस 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 करो जरा, तो माइनस 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 करने से देखो क्या होगा, पहले वाटर तो कट जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस में, यहाँ OH प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस H प्लस से उधर जाएगा तो H प्लस हो जाएगा, इसका इधर क्या बचा, HA बचा और गिव्स, इधर A माइनस है और ये H प्लस जो माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब यही तो मुझे चाहिए था। ये देखो आयोनाइजेशन हो रहा है, तो कैसे आया, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस किया तो आ गया। अच्छा ऊपर वाले का डेल्टा H इतना था, नीचे का इतना था, और हमें इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन चाहिए। अब जो डेल्टा H हमें निकालना है वो क्या होगा भाई, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो इसका मतलब -Q1 माइनस Q2 करना पड़ेगा। फिर से समझो तभी तो ये आएगा। अरे यार रिएक्शन देखो, इसमें से इसको माइनस किया तभी रिएक्शन आया, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H आएगा वही है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसमें से इसको, अच्छा यहाँ पर प्लस Q1 था, माने Q1 हीट निकल रही, तो इसका इंथैल्पी चेंज डेल्टा H माइनस Q1 लिख दो, डेल्टा H के रूप में मैंने लिख दिया है, देख लेना। तो यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू जो आएगी बेटा, अरे -Q1 प्लस Q2 हो जाएगी, या Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं। तो ये आंसर देख लो, ये आ जाएगा Q2 माइनस Q1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HA आ जाएगा 31 का आंसर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते चले, बस आप क्वेश्चन देखना है, आपको थीम समझना है, ना कि यहाँ पे अभी सॉल्व करना है। सॉल्व अपना घर पे करिएगा, बस आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देख लो मैं कैसे लगा रहा हूँ, उससे कुछ अप्रोच और आ जाएंगे दिमाग में, भाई सवाल कोई आए तो कैसे लगाएंगे वो देखना। चलो भाई 36 नंबर सवाल देखो, 36 नंबर सवाल पर आ जाओ भाई। हमारे पास ये आ गया 36 सवाल, देखो ये दिया 36 में क्या कह रहा है, कह रहा है H और O, H गैस है, एटम है यहाँ पे, H एटम है गैस, O एटम गैस, और ये बन रहा है OH गैस। कह रहा है डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, क्या जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी क्या उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH बोलोगे ना, कहना इसलिए नहीं बोलेंगे, चलो एक मूल प्रोडक्ट तो बन रहा है, साइड प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट जिनसे बन रहा है वो नेचुरली स्टेबल नहीं है। नेचर में हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं, H2 गैस के फॉर्म में होती है। नेचर में ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं, O2 गैस के फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये जो डेल्टा H इस अभिक्रिया का जो आएगा उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मत बोल देना, वो तब बोलना जब एक मोल प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, और प्रोडक्ट जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल होंगे, तब उस डेल्टा H को आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो। इसका मतलब फिर कहना यार हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट OH बोलेंगे कि नहीं, नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, कहना इसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बोल सकते हो। यस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। मैंने आपको बताया था एक मोल कोई प्रकार का बॉन्ड बने तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताया था ना आपको, पीछे याद करिए। तो इसको आप बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक मोल H एक मोल O जब आपस में बना तो देखो यहाँ पर जो एक मोल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकली है, रिलीज हुई है, वही है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, या उसी को बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं। वैसे मैं जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ही बॉन्ड एनर्जी बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ये बोल सकते हैं। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बोला जा सकता है। ये मत बोल देना, नहीं कुछ लोग बोल देंगे यार एक मोल प्रोडक्ट बन रहा है, साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिनसे बन रहा है, कहना बस यही पे बात फंस जाएगी।
कि जिनसे बन रहा हो नेचुरली स्टेबल नहीं है। इसका मतलब इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH बोलना हो तो कहना कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे तो कहना ये बोल देंगे, बॉन्ड एनर्जी आप OH बोल सकते हैं। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 37 जरा देख लो, 37 इंपॉर्टेंट सवाल है। 37 सवाल में आइए भाई, क्या करा है, बस आप कुछ नहीं करो, बस शांति से बस देखते रहो उसको कि हो क्या रहा है, सवाल लग कैसे रहा है। करा एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम गैसियस हाइड्रोजन को जब डिसोसिएट किया गया तो गैसियस एटम में, तो इतनी हीट कह रहा है कि रिक्वायर्ड हुई। अच्छा देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब समझ गए आप, 4 ग्राम H2 का मतलब हुआ 2 मोल H2। 4 ग्राम मतलब मास 4 बाई मोलर मास 2 कर देना तो मोल आ जाएगा। इसका मतलब 2 मोल H2 को जब तोड़ा गया, ये देखो 2 मोल H2 जब टूटेगा तो यहाँ पे 4HA गैस बनेगा, और ये 2 मोल H2 दो ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही है, 2 मोल HH बॉन्ड ऐसे लिखो ना, 2 मोल H2 है ये, जब टूटा तो ये 4H बन गया गैस। और यहाँ पर जो हीट देना पड़ा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना हो रहा है तो हीट देना पड़ेगा, तो डेल्टा H की वैल्यू है 872 किलो जूल है बेटा। लेकिन हमसे करा बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बताओ, तब तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में, और यहाँ पे देखो 2 मोल H2 के अंदर 2 मोल बॉन्ड है, 2 मोल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ 2 मोल बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में तो क्या करोगे, इसी में पहले 2 से पूरे क्वेश्चन में डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी कर देना। तो देखो यही तो आ जाएगा, H बॉन्ड टूटेगा तो 2H बनाएगा, और यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पर 6, इसका मतलब 436 किलो जूल ये जो वैल्यू आई है डेल्टा H की, ये है क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को ही बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, तो ये आ जाएगी। इसका मतलब आंसर आएगा 436 किलो जूल आंसर आएगा। थीम समझो, आंसर पे मत जाना, आंसर सब लगा हुआ है और करेक्ट आंसर लगा है, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं, सब मैंने सॉल्व किया है, पहले आंसर टिक करवाया है, तो इसी तब फिर आपको PDF मैंने भेजा, ठीक है। इसलिए आंसर पे ज़्यादा डाउट नहीं करना, आपका क्वेश्चन बस पढ़ना समझना, आंसर देख के उसको लगाना, जहाँ दिक्कत आए उसको कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। चलिए भाई ये हो जाए, ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 तो करा दिया, हाँ 39 पे जरा विचार करो। 39 हमने कुछ क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रखे हैं कि हमें आज यही कराना है, क्यों, उससे फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखना कि अप्रोच थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे सवाल लगाने। जैसे देखो एक रिएक्शन ये दिया था, लग जाएंगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पर इस अभिक्रिया की बात कर लो तो कहना यार ये 39 में करा, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन में कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और यहाँ पर CH बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड H, सभी की बॉन्ड एनर्जी दी गई है। अब वो कह रहा है कि बताओ इस अभिक्रिया का डेल्टा H बताओ। पहले इस बॉन्ड के फॉर्म में लिखो, तो बॉन्ड के फॉर्म में देखो ये लिखा है पहले तो 2, यहाँ पर C, इसको बॉन्ड के फॉर्म में पहले हम लिखने चल रहे हैं। यदि आप बॉन्ड के फॉर्म में लिख देंगे बस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखना H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H प्लस 5O2, मतलब 5O2 का मतलब इसे लिखना O डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लो, गिव्स 4CO2, 4CO2 का मतलब 4, ये ऐसे लिखना C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखो बेटा, बॉन्ड के फॉर्म में बस लिख लोगे हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ 4 मोल CO2 है, इसका मतलब ऐसे लिख देना C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे 4 मोल ये CO2 हो गया, प्लस 2 मोल वाटर है, 2 मोल वाटर का मतलब ऐसे लिख देना, ये देखना ऐसे 2 मोल वाटर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है वाटर, 2 मोल वाटर बॉन्ड के फॉर्म में तुमने लिख लिया, बस अब कुछ नहीं करना। इस अभिक्रिया का डेल्टा H पूछा है, और डेल्टा H होता है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर देना, बस सारी वैल्यू दी गई। सवाल में देख लेना, वहाँ पर CH बॉन्ड की एनर्जी दी गई है, C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी दी गई है, O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दी गई है, वहाँ पर C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दी गई है, वहाँ पर H सिंगल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी दी गई, ये सभी की बॉन्ड एनर्जी सवाल में दी गई,
इतने टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं और सभी की बॉन्ड एनर्जी दी गई। देखिए मैं बोल दे रहा हूँ इसे पहले करा, CH की बॉन्ड एनर्जी दी गई है बेटा कितना P, CH की बॉन्ड एनर्जी P है, और C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी दी गई है Q, ये Q है, और O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी है R, ये R है, और C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी है S, और H सिंगल बॉन्ड O ये इसकी बॉन्ड एनर्जी दी गई है T। सभी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलो ये पूरा दिया है, अब सीधा सीधा लगा दो इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा। तो चलो भाई सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में यही है, यहाँ तक रिएक्टेंट है देखना। तो यहाँ पर क्या है बेटा पहले बताओ, यहाँ पर CH बॉन्ड है, यहाँ भी CH बॉन्ड है, तो बताओ कितने हो गए, तो 2 मोल में 4 मोल CH बॉन्ड होगा। अरे यहाँ 1 मोल होता तो 1 मोल में CH बॉन्ड 1 मोल यहाँ 1 मोल यहाँ, लेकिन यहाँ 2 मोल है, पहले ही लिख रखा है, तो 2 मोल का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 4 मोल CH बॉन्ड है, तो लिखना 4 इंटू, और CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है P, तो ये लिख देना प्लस। अच्छा यहाँ पे 4 यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ 2 लिखो ना, यहाँ 2 लिखा था ना रिएक्शन में। हाँ अब 2 मोल जो एसिटिलीन है उसमें देखो जरा सा 2 मोल C ट्रिपल बॉन्ड C है, और 1 मोल C ट्रिपल बॉन्ड C की एनर्जी दी गई है Q, तो यहाँ 2 मोल है तो यहाँ 2Q लिख देना, प्लस यहाँ 5 मोल OO बॉन्ड है, और OO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी गई है R, 5 मोल की लिखो क्या होगा 5R, तो ये हो गया सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आओ भाई, तो ये है देखो। अच्छा यहाँ पे देखो 1 मोल CO2 लोगे तो उसमें 2 मोल CO बॉन्ड होंगे, तो 4 मोल में कितना होगा 8 मोल CO बॉन्ड होंगे, तो 8 इंटू, और CO बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी S है तो 8 इंटू S कर देना, ये आ जाएगा। अच्छा ये हो गया बेटा यहाँ पर, अब प्लस 2 मोल यहाँ पर देखो वाटर है, और 1 मोल वाटर में 2 मोल OH बॉन्ड है, तो 2 मोल में 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4 और OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है TA हो जाएगा। तो बस इसको हल कर लो, यहाँ से डेल्टा H आ जाएगा 4P प्लस 2Q प्लस 5R, ये हो गया सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस यहाँ पर 8S प्लस 4T, ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस कर देना, ये आंसर आपको मैच कर जाएगा। तो देख लेना भाई क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, देख लो मैच करा लो, ये क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ये आ जाएगा सेकंड होगा, बी सही होगा बेटा। ऑप्शन आगे दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आंसर इसका बी सही हो जाए। तो देख लेना, लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं, बस सीधे रिएक्शन को बॉन्ड के फॉर्म में लिख। अब आप पहचान लेना कि यार 4 मोल CO2 था, अच्छा 1 मोल CO2 में 2 मोल CO बॉन्ड है, 4 मोल CO2 में 8 मोल C डबल बॉन्ड हो 8 मोल होगा, और C डबल बॉन्ड हो के पर मोल बॉन्ड एनर्जी दी गई S, तो यहाँ 8 मोल C डबल बॉन्ड O है, तो 8 इंटू S कर देना। यहाँ पे 2 मोल वाटर था, अच्छा जबकि 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल OH बॉन्ड है, 1 मोल यहाँ 1 मोल यहाँ, 2 मोल OH बॉन्ड है, माने वही OH बॉन्ड 2 मोल है 1 मोल में, और यहाँ 2 मोल वाटर है, तो यहाँ पे फिर 4 मोल OH बॉन्ड हो जाएगा, और 1 मोल OH बॉन्ड T है, तो 4 मोल में 4T कर देना, बस ऐसे लगा देना, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, आपने यदि पढ़ रखा है बॉन्ड एनर्जी अच्छे से तो ये हो जाएगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर उसके बाद आगे बढ़ जाओ, 39 के बाद 40 नंबर सवाल देखो, अच्छा सवाल है, 40 नंबर सवाल भी एक लगवा देता हूँ फिर आगे बढ़ रहे हैं। 40 नंबर सवाल देख के ही लग जाएगा। 40 नंबर सवाल में कह रहा है Cl2 गैस से 2Cl बना रहा है, आप समझ गए, Cl2 गैस से 2Cl गैस बन रहा है, इसका मतलब ये तो है Cl सिंगल बॉन्ड Cl टूटा होगा तो 2Cl बना, और कह रहा है प्रोसेस में डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। पहले बताओ बॉन्ड तोड़ना है तो हीट देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये भाई बॉन्ड तोड़ना होगा तभी तो मॉलिक्यूल से एटम बनेगा, और बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हो, और हीट देनी पड़े तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, देख लेना, तो पॉजिटिव बने वही आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर डायरेक्ट लग जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 40 के बाद 41 नंबर सवाल भी देखो, अच्छा सवाल है। 41 देख लो भाई, दिमाग लगा दो जल्दी से। 41 में करा H2 गैस से 2H बन रहा है, फिर H2 गैस है और ये टूट के 2H बना रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, H सिंगल बॉन्ड H टूटेगा 2H बना रहा है यहाँ पे। अच्छा डेल्टा H की वैल्यू दी गई है कितना, 104 किलो कैलोरी दी गई।
करे देन हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। याद करो मैंने एक आपको पीछे लास्ट टर्न पे डेफिनेशन दिया था कि 1 मोल कोई गैसियस सब्सटेंस हो, उसको एटम के फॉर्म में तोड़ने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वही तो होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन जो आया है ना, ये डेल्टा है, यही है हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्योंकि 1 मोल H2 को एटम के फॉर्म में देखो ब्रेक किया है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वही है हीट ऑफ एटमाइजेशन। हाँ, यदि ये कहीं ऐसा लिखा होता, मैंने यही उदाहरण दिया था आपके बुकलेट में जो PDF भेजा है, जैसे कहीं हाफ मोल H2 से मान लो यहाँ पर ये H बनता है, ऐसा होता तो कहना इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोलेंगे। 1 मोल H2 गैसियस मॉलिक्यूल को एटम के फॉर्म में तोड़ने पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा H को हीट ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, यहाँ पर जो डेल्टा H आएगा उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन कहना चाहें तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हाफ मोल H2 ब्रेक हो रहा है, हाफ मोल H2 एटम में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मोल H2 यदि एटम बनाएगा तब वहाँ पर उसको हम डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी उसको हम हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। इसका मतलब इस अभिक्रिया का डेल्टा H जो है वही है हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि 1 मोल H2 ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट बात, आइए जरा सा आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन एक आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 43 तो डायरेक्ट आप ऐसे देख के लगा लोगे। डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, देखो यहाँ आयोडीन गैस I2 गैस बन रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली I मिलके बॉन्ड बना रहे होंगे, I सिंगल बॉन्ड I, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। भाई I मिलके I2 बना दिया, मॉलिक्यूल बना। एटम जब मॉलिक्यूल बनाते हैं इसका मतलब उनके बीच बॉन्ड बना, बॉन्ड जब भी बनता है तो वहाँ हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। इसका मतलब इसका डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी, इस अभिक्रिया का जो डेल्टा H आएगा बेटा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ इस प्रोसेस के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट निकलेगी, डेल्टा H निगेटिव हो जाए। उसके बाद आ जाओ 44 नंबर सवाल। अच्छा सवाल, जल्दी से देखो भाई, 44 नंबर पर आ जाओ। 44 नंबर में कह रहा है कि ग्रेफाइड है, हाफ मोल O2 से रिएक्शन किया, CO बना, डेल्टा H इतना। CO हाफ मोल O2 से CO2 बना, डेल्टा H इतना। हमसे कह रहा है कि ए वाले अभिक्रिया का डेल्टा H बताना है। बताइए ये वाला रिएक्शन कैसे आएगा भाई? ये क्या करें कि यही रिएक्शन आ जाए? कुछ नहीं करो, आप सीधा सीधा देख रहे होंगे, यदि आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े हैं तो आप सीधा कह दो यार ये हमें तो यही रिएक्शन का डेल्टा H बताना है, और इन दोनों रिएक्शन की सहायता से ये रिएक्शन ले आओ। तो कुछ नहीं करो, इन्हीं दोनों को केवल जोड़ दो बस। देखो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से देखो CO लेफ्ट राइट में कैंसिल हो जाएगा, इधर जोड़ोगे तो यही आ जाएगा कार्बन ग्रेफाइड, और ये हो जाएगा ग्रेफाइड, और यहाँ पर देखो एक मिनट, हाफ O2 जुड़ेगा तो O2 हो जाएगा, और इधर CO2 आ गया। तो कहना यही तो है, यही आ गया। कैसे आया? इन दोनों को जोड़ने से आया। इसका मतलब इस अभिक्रिया का डेल्टा H क्या होगा? तो इसका पहले वाले का डेल्टा H दूसरे वाले के डेल्टा H को जोड़ दो तो आ जाएगा 110.5 माइनस में है, और ये भी -283.2। जोड़ दो, आंसर मैच कर जाएगा। ये आ जाएगा 7.3, और यहाँ पे 9 और 3 माइनस 393.7 आएगा। आंसर विल बी बी। कुछ नहीं करना था, सिंपल सवाल। 44 नंबर भी हो जाए। तो बस बेटा मैं सीधे, आज चैप्टर खत्म हो गया तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, देख लेना। हाँ, 45 नंबर बड़ा लोगों को दिक्कत करता है, देख लो जरा 45 नंबर में दिमाग लगाओ। क्वेश्चन करा है कि बस देखते जाना है, बस आपको सिर्फ देखना है। देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया, सल्फर है, सॉलिड फेज में है, और 3/2 O2 से रिएक्शन किया, SO3 बना। इसका करा इतनी हीट निकल रही है, आप तुरंत दिमाग लगा लो, इतनी हीट निकल रही तो पहले इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ डेल्टा H के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगी -2x किलो कैलोरी हीट निकल रही है। अच्छा, इस वाले रिएक्शन में देखो SO2 हाफ O2 SO3 बना, और इतनी हीट निकल रही है, तो इस रूप में हटा के डेल्टा H के फॉर्म में लिख लिया करो, तो ये हो जाएगा -y किलो कैलोरी हीट निकल रही। बस इतना कर लेना तो सब सही हो जाए। आप करा हीट ऑफ फॉर्मेशन SO2 का निकालना है। आपके दिमाग में एक बात आई, अरे यार इस अभिक्रिया का डेल्टा H इतना है, इस अभिक्रिया का डेल्टा H इतना। डेल्टा H दिया नहीं था तो करा था हीट इतनी निकल रही है, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसको डेल्टा H के रूप में देखो लिख लेता हूँ, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा देखना। रिएक्शन लिख लिया भाई डेल्टा H के फॉर्म में। अब कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन SO2 का बताना। इसका मतलब 1 मोल SO2 बने, कोई साइड प्रोडक्ट ना बने, और वो SO2 जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल हो। क्या ऐसा करें कि इसका मतलब हमें ये लिखना है कि सल्फर सॉलिड जब O2 गैस से रिएक्शन करेगा तो SO2 बनेगा, हमें यही चाहिए, यही अभिक्रिया हमें ले आना है कुछ भी करके।
तो क्या करें कि ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 भी कहलाएगा। आइए भाई चलो दिमाग लगाओ, क्या ऐसा करें? तो कहना यार एक काम करो, पहला वाला रिएक्शन तो एटीटीज रहने दो। क्यों? क्योंकि हमें सल्फर इधर ही चाहिए, राइट में, सॉरी लेफ्ट में ही है। ऑक्सीजन भी लेफ्ट में चाहिए, चलो इधर, हाँ SO2 राइट में चाहिए, यहाँ SO2 लेफ्ट में है, तो इसको रिवर्स कर दो। तो पहला इक्वेशन वैसे ही लिख दो, पहला जैसे है, सल्फर सॉलिड और 3/2O2 रिएक्शन करके बना दिया SO3 गैस। इसका डेल्टा एच की वैल्यू दिया तो नहीं था, मैंने निकाला, क्योंकि वो तो कह रहा था 2x किलो कैलोरी हीट निकल रही है, और जितनी निकलेगी वही तो है डेल्टा एच। तो -2x हो गया ये किलो कैलोरी। अच्छा, हमें SO2 राइट में लेना है, यहाँ लेफ्ट में, तो इस नीचे वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दो, बस रिवर्स करोगे तो हो जाएगा SO3 और गैस, और ये बना दिया आपका SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। रिएक्शन रिवर्स किया तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है अब वो चेंज होके आ जाएगी +y किलो कैलोरी आ जाएगी। अब इसको जरा जोड़ो भाई, देखो क्या आपका काम बन पा रहा है? तो डेफिनेटली बन रहा होगा। देखो SO3 कट गया और यहाँ पर हाफ मोल SO2 है, हाफ मोल का मतलब समझ रहे हैं 0.5, और 3/2 मतलब 1.5, 1.5। जब ये कटेगा यहाँ से तो यहाँ 1 बचेगा, इसका मतलब सल्फर सॉलिड प्लस O2 और SO2 बन गया। यही तो आ गया जो हमें चाहिए। इस अभिक्रिया का जो डेल्टा एच आएगा वही होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। कैसे? तो देखो इसको लिखा, पहला रिएक्शन एटीटीज लिखा, दूसरे को रिवर्स करके लिखा, दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को डेल्टा एच जोड़ो, जरा सा जोड़ो भाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच की वैल्यू -2x प्लस y हो जाएगा, या y डेल्टा एच। अब देख लेना आंसर किस रूप में दिया है, या y -2x भी लिख सकते हो। तो अब आंसर किस रूप में हो देख लो, या ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ये देखो एक काम ऐसे कर लो, ऐसे ना लिखना हो, डेल्टा एच की वैल्यू ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो और यहाँ लिख दो 2x और -y, ये भी तो चलेगा। क्यों? जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ -2x होगा और माइनस प्लस y हो जाएगा। तो एक तरीके से आंसर इस रूप में दिया है, इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बड़ी लोगों को दिक्कत होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, डेल्टा एच के रूप में नहीं बदलते हैं, तो यही रिएक्शन उलट करके यहाँ पे माइनस कर देते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अभिक्रिया का इंथैल्पी चेंज जो हीट निकले या लगे उसको डेल्टा एच के रूप में ही लिखा करो। निकलेगी डेल्टा एच निगेटिव होगा, हीट रिएक्शन में लगेगी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, वो देख ले। ये क्वेश्चन नंबर 45 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर हम आपको एक कराएंगे 53 नंबर सवाल, जरा देखना 53 नंबर सवाल पर जरा विचार करो भाई। ये है 53, देखो बस देखते ही आंसर आपको पता चल जाएगा। करा कि इन विच रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव कहाँ होगा। देखो भाई यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव वहीं होगा। अभिक्रिया दे दिया है कि जहाँ पर यदि लिक्विड गैस में बदल रहा है तो कहना एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अब आओ जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, कहना यार लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, यहाँ एंट्रोपी घट रही है। यहाँ पर 3 मोल गैस था और यहाँ 2 मोल, इसका तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एनजी निगेटिव में आएगा, तो कहना फिर यहाँ एंट्रोपी डिक्रीज होगी। हाँ यहाँ पे देखो लिक्विड वाटर गैस में बदल रहा है, तो इसका मतलब लिक्विड से वेपर बना गैस, तो क्या हुआ, एंट्रोपी बढ़ेगी ना। तो जहाँ एंट्रोपी बढ़ेगी वहीं पे एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। अच्छा यहाँ पे डेल्टा एनजी से निकाल दो, तो इस अभिक्रिया का डेल्टा एनजी निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एस निगेटिव आएगा। यहाँ पर देखो लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, अरे भाई लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हैं, तो सॉलिड के फेज में जब बदलेगा तो एंट्रोपी तो घटेगी, तो यहाँ पे डेल्टा एस भी निगेटिव आएगा। और इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव तो यही आएगा, जब लिक्विड वाटर वेपर में बदले तो एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालना, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद हम एक क्वेश्चन आपको कराएंगे 57 क्वेश्चन देख लो भाई। 57 नंबर सवाल देखो, ये हो गया 57 नंबर सवाल पर आ जाओ भाई। 57, ये देखो बेटा 57 सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, देख के ही आंसर आप तुरंत बता देंगे, लेकिन फिर भी दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन हमारे दिया है, ये इस तरीके से यहाँ पे खैर एरो लगा हर जगह, देख लो यहाँ पे नहीं है। करा एक सिस्टम एक्स है, करा अ सिस्टम एक्स अंडरगोज अ सिस्टम एक्स नहीं, करा सिस्टम एक्स अंडरगोज फॉलोइंग चेंजेज, माने एक्स डब्ल्यू में बदल रहा है, डब्ल्यू जेड में बदल रहा है, जेड डब्ल्यू में बदल रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन हमें दिया है। चलो भाई समझो जरा सा। पहले जब x था तो उस समय प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था,
प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 पहले था। अब जब x से W में कन्वर्जन हुआ तो प्रेशर बदल के P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर अभी भी T1 है। अच्छा, जब W से Z बना तो यहाँ पे देखो प्रेशर P2 से बदल के P3 हो गया, वॉल्यूम V2 था अभी भी V2 है, टेम्परेचर T1 से बदल के T2 हो गया। हाँ, लेकिन जब Z से W बना, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे प्रेशर P3 से बदल के P1 हो गया, V2 से बदल के V1 हो गया, टेम्परेचर T2 से बदल के T1 हो गया। अच्छा, वो सवाल में पूछ रहा है कि ओवरऑल जो प्रोसेस है, ये तो देखो डिफरेंट प्रोसेस छोटे छोटे मैंने जो दिखाया वो तो एक करा ओवरऑल प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस का मतलब है कि ये जो x है, ध्यान से देखना, ये जो x है ये W में चेंज हो रहा है। ओवरऑल प्रोसेस तो यही है ना कि x जो है वो W में चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि बताओ ये ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे आप? रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, या साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे? अरे कहना भाई इसको साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था साइक्लिक प्रोसेस में, अरे भाई साइक्लिक प्रोसेस होगा तभी तो देखो जब x से पहले W बना, W से फिर Z बना, फिर Z से करा W बना। और अच्छा एक सेकंड देखो, तो ये x जब था तो उस समय प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1 था, और जब W बना तो वहाँ भी प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1। इसका मतलब जितना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पहले था, फाइनली W बना तो वहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर भी वही है, P1 V1 T1। तो कहना यार इसका मतलब है कि जितना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पहले था उतना ही बाद में भी फाइनली भी वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है। इसका मतलब ये कब होगा? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम होता है कहाँ पे? साइक्लिक प्रोसेस में। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान देना। जो स्टेट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का इनिशियल था, फाइनली भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का स्टेट वही है। इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जब सेम होता है, ये कहाँ तक ना साइक्लिक प्रोसेस में। तो इसका आंसर देख के सीधे बता देना कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, 63 नंबर सवाल लगाता हूँ। 63 नंबर सवाल जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 63 नंबर सवाल को तो देख के ही बता दोगे। कई बार 2004 में IPMT का सवाल है, ये आया है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने बताया था, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जीरो नहीं होता, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जीरो नहीं होता। लेकिन मैंने कहा था इरिवर्सिबल यदि प्रोसेस है तो टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो। मैंने कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस की जब बात किया था कि टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज जीरो होगा। अब वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, रिवर्सिबल आइसोकोरिक हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, कोई हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज माने एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ये मैंने डेराइव किया है, याद रखना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे कि ऐसा बताया होगा, शायद याद होगा। देखो मैंने कहा मान लो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है, बाहर में सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो T2 है, और मैंने कहा T1 ज़्यादा है T2 से। मान लो 1 मिनट में जल्दी देखो, तो निश्चित है कि फिर T1 ज़्यादा है T2 से, माने सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाएगी। माना कि Q अमाउंट की हीट सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में गई, तो एंट्रोपी चेंज पहले सिस्टम का निकालो। तो अच्छा सिस्टम से हीट जा रही है तो यहाँ पे लिखना -Q/T1, यहाँ लिख देना। सराउंडिंग को हीट मिल रही है तो डेल्टा एस सराउंडिंग यदि निकालोगे तो ये हो जाएगा सिस्टम को हीट, सराउंडिंग को हीट मिल रही है तो यहाँ पे +Q/T2 कर देना। तो ये है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ये है एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जब करोगे तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा, और ये दोनों के सम के बराबर। देखो इसी को हम टोटल एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, या इसी को हम एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कहो, या एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल कहो, या एंट्रोपी चेंज ऑफ प्लस सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कहो। अच्छा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यों है सुनो। हीट हमें देखो हाई से लो की तरफ जा रही है, एक ही दिशा में इधर चल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -Q/T1 प्लस Q/T2 कर देना यहाँ पे। अच्छा जब यहाँ पे एलसीएम ले लेना तो T1 T2 आ जाएगा, देख लो जरा सा। तो यहाँ पे आएगा माइनस कितना, यहाँ पर आएगा -T2 और यहाँ पर आएगा +T1 आ जाएगा। Q बाहर ले लो, Q बाहर एलसीएम ले लो, क्योंकि Q यहाँ है
ये आ जाएगा। तो देखो -T2 + T1 कर देना। अच्छा बेटा ये बताओ कौन ज़्यादा है, T1 ज़्यादा T2 से माना, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है कम है, तो ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग या एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल या एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जब भी निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यही मैंने डिराइव किया था और आज फिर ये सामने आपके सवाल आया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पे डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ये रट लो, बिल्कुल दिमाग में रट क्या लो, समझ के रट लेना, तो ये लगा पाओगे आप सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ जाता हूँ। एक क्वेश्चन जल्दी से देख लो, 64 सवाल देखो भाई। 64 क्या कह रहा है, 64 तो देख के ही लग जाएगा। कह रहा है कि इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज केमिकल रिएक्शन का दिया है। देखो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच की वैल्यू ये दी गई है माइनस इतना और कैलोरी, और ये जो है डेल्टा एस की वैल्यू दी गई है इतना। कह रहा है कि बताओ प्रेडिक्ट करो नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। अरे कहना रिएक्शन का नेचर स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों भाई, क्यों कह रहे यार इस अभिक्रिया का डेल्टा एच निगेटिव में दिया है और निगेटिव में इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा। इस अभिक्रिया का डेल्टा एस पॉजिटिव में है, कहना ये भी स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा। और मैंने एक लाइन बोला है कि यदि किसी अभिक्रिया का डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों के दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहे हैं तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट दे देना, फर्स्ट हो जाए। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ थीम है, वो समझते चलना। 65 देखो बेटा, 65 नंबर सवाल पर आओ। 65 सवाल देखते ही लग जाएगा। क्या कर रहा है, कर रहा है टेम्परेचर एट विच गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम। कर रहा है ये नीचे जो रिएक्शन है बताओ किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम होगी। और पहले कहना एक लाइन हमें मालूम है, डेल्टा जी बराबर हम जानते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अच्छा एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाता है और इसका मतलब टी डेल्टा एस जो होगा डेल्टा एच के बराबर होता है। तो यहाँ से टी कौन सा टी है, इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कभी भी निकालना हो तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कर दो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाए। डेल्टा एच की वैल्यू किलो जूल में दी है, डेल्टा एस की वैल्यू भी किलो जूल में दी है। तो डेल्टा एच की वैल्यू पहले ऊपर रखो, क्या है भाई 30.5 किलो जूल और यहाँ पे है 0.066, सॉल्व कर देते हो जाएगा 3050 अपान ये हो जाएगा 1000 से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ भी ये 66 आ गया। सॉल्व कर लो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा। अरे भाई मैं बताता हूँ किसी अभिक्रिया का करा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताओ, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कब आएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा। एक गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन मालूम है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 कर देना, जब 0 हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब टी डेल्टा एच के बराबर होगा। टी माने जानते हो क्या, इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी निकाल लो, तो टी बराबर डेल्टा एच अपन डेल्टा एस करिए, टी निकल के आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेना, आंसर मैच कर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये फार्मूला कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है और डेल्टा जी 0 का मतलब हो गया कि टी डेल्टा एच के बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो आएगा बेटा डेल्टा एच अपन डेल्टा एस करने से आ जाएगा, आंसर मैच कर जाएगा। तो 65 ऐसे क्वेश्चन आईपीएमटी में कई बार आए हैं। तो कुछ भी, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 66 लास्ट टर्न पे देखो बताया था, अब तुरंत आप लगा लेंगे। 66 का आंसर जरा बताओ भाई। करा टेम्परेचर ऑफ 15 ml स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्रीज्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस व्हेन 15 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब सवाल में करा 15 ml स्ट्रॉन्ग एसिड है, 15 ml स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने टेम्परेचर राइज का कॉन्सेप्ट पीछे बताया था, ध्यान से सुनो पहले। 15 ml स्ट्रॉन्ग एसिड 15 ml स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया तो टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। कह रहा है कि बताओ इफ यदि 5 ml ईच मतलब अब इसी में 5 ml 15 तो था ही, अब उसी मिक्सचर में 5 ml स्ट्रॉन्ग एसिड का 5 ml स्ट्रॉन्ग बेस का और मिला दो। अब बताओ राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, अभी भी वही रहेगा। क्यों रहेगा बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाते हो तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू तो होती है कांस्टेंट होती है। तो तुम 15 ml मिलाए थे तो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा था, राइज कर रहा था, तो 5 ml दोनों का करा और मिला दो तो अब कितना टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर वही राइज करेगा। 5 नहीं तुम 50 ml और मिला दो दोनों का, अभी भी टेम्परेचर राइज वही रहेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को जब न्यूट्रलाइज कराते हो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है।
तो हीट ऑफ न्यूट्रिशन कांस्टेंट होगा तो राइज इन टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये देख लेना, तो इसका मतलब 5-5 ml यदि इन दोनों का और मिला दिया जाए तब करा राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो वही रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये देख लेना, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लगा के सोच के समझ के लगा लेना भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 66 हमने बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन जल्दी से देख लो, 68 जरा सा देखो भाई। 68 नंबर सवाल देखिए, 68 क्या कह रहा है। 68 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, करा है कि 2 मोल CO 1 मोल O2 को रिएक्शन करा दो, इग्नाइट करा है, माने इसका मतलब 2 मोल CO का 1 मोल O2 से जब रिएक्शन कराते हो तो यही तो बनेगा 2 मोल CO2। अच्छा, CO गैस, O2 गैस, CO2 गैस करा है, 2 मोल CO 1 मोल O2 का रिएक्शन कराओगे तो ये 2 मोल CO2 बनेगा। रिलेशन डेल्टा H डेल्टा U, डेल्टा H डेल्टा E माने वही, डेल्टा U माने इंटरनल एनर्जी चेंज का क्या रिलेशन पढ़ते हो, डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT होता है। पहले बताओ, यहाँ पर 2 मोल गैस है, इधर 3 मोल है, तो 2 - 3 करोगे -1 आएगा, इसका मतलब डेल्टा NG की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पे डेल्टा H बराबर डेल्टा E और यहाँ पे कर देना प्लस -1 RT करना। -1 RT का मतलब यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, -RT हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा H बराबर डेल्टा E -RT आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा NG -1 रखोगे तो यहाँ -1 रख के देखना, यही तो आ जाएगा। इसका मतलब डेल्टा E में से जब इतनी वैल्यू हटाओगे तब डेल्टा H के बराबर। इसका मतलब डेल्टा E बड़ा है डेल्टा H से, तो डेल्टा E माने वही डेल्टा U कह लो यार, डेल्टा U ज़्यादा है डेल्टा E से, डेल्टा U ज़्यादा होगा डेल्टा H से, डेल्टा U ज़्यादा होगा डेल्टा H से, ये हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आइए कुछ और मेन क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो भाई, ये सवाल हो जाएंगे। हाँ, 69 भी देख लो लगे हाथ। क्वेश्चन तो आज बहुत कराने थे, लेकिन फिर देखो सुबह थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। 69 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट AIPMT का क्वेश्चन है। अभी हमें उम्मीद है 2019 या 18 में सवाल पूछा गया था। करा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी XY, X2 और Y2। ध्यान से सुन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ XY और X2 और Y2, ठीक है। इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेशियो दिया। अच्छा, सब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल और इनका रेशियो दिया है भाई, देखना भाई, XY, X2, Y2, इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माने वही बॉन्ड एनर्जी का रेशियो दिया है। क्या भाई, 1:1:0.5। 0.5 माने वही हाफ, तो 1:1.5 ये रेशियो में ये तीनों की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है। अच्छा, करें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY का जो हीट है, ये देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY -200 किलो जूल दिया है, और करा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X2 का बताई। अब दिमाग लगा दो बेटा, सुनो, करा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY दिया है। अरे यार, करा XY का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब पहले XY का फॉर्मेशन इक्वेशन लिख लो। इसका मतलब 1 मोल XY बने, साइड प्रोडक्ट कोई ना बने, और जिनसे बने वो नेचुरली स्टेबल हो। इसका मतलब यहाँ पे X2 और Y2 स्टेबल फॉर्म में, XY मत लेना, X2 Y2 के रूप में है ये, तो कहना X2 Y2 ये बना। अच्छा, 1 मोल ही बनाना इसको, तो कहना फिर यहाँ पे हाफ कर देना, यहाँ पे हाफ। इसका मतलब हाफ मोल X2 प्लस हाफ मोल Y2 जब रिएक्शन करेगा तो 1 मोल ही प्रोडक्ट बनेगा। इस अभिक्रिया का जो डेल्टा H होगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY कहेंगे भाई, बिल्कुल कहेंगे। चलिए, अच्छा, इसमें एक बात बोला है कि XY, X2 और Y2 इनका रेशियो ये दिया है। अच्छा चलो, मैंने माना, यहां पे एक लाइन मान लो कि लेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बॉन्ड एनर्जी मैंने माना कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY जो है, इसकी बॉन्ड एनर्जी मैंने मान लिया कि A है, मान लो A है। तो बताओ भाई, यदि XY की बॉन्ड एनर्जी आपने A मान लिया, तो आप बताओ कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 कितना होगा। कहना वो भी A होगा, वो भी कितना होगा, A होगा। अरे कहना ऐसा कैसे भाई, अरे यार यहाँ से रेशियो से देखो ना, इसका रेशियो 1:1:0.5 है। यदि XY का बॉन्ड एनर्जी आपने A माना है, तो इसका मतलब X2 का भी बॉन्ड एनर्जी A होगा, और Y2 का बॉन्ड एनर्जी A/2 होगा, आधा। अरे यार, ये 0.5 से यदि तकलीफ है आपको, तो यहाँ पर ऐसे लिखो ना, 1:1:1/2, यही तो है 0.5।
1.5 के रेशियो में इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी है। तो इसका बॉन्ड एनर्जी यदि मैं ए मानता हूं इसका, तो इसका भी ए होगा और फिर इसका क्या होगा, a/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ y2 जो होगा वो a/2 हो जाएगा, a/2। बस यही दिमाग लगाना था भैया। तो इसका मतलब तीनों की बॉन्ड एनर्जी पता चल गई। इसकी ए माना था तो इसकी ए है, तो इसकी भी फिर ए होगी और इसकी a/2 होगी। अच्छा, इस अभिक्रिया का कराए कि XY का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दिया था कितना भाई, -200 किलो जूल दिया था। चल, तो इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर ये वैल्यू -200 किलो जूल है। या ऐसे कर लो यार एक, अच्छा इसी अभिक्रिया को ऐसे चलो लग जाएगा दोनों तरीके से। अब इस अभिक्रिया में चाहो तो लगा लो जल्दी से, देखो मैं लगा दे रहा हूं। तो अब बॉन्ड एनर्जी X2 की, इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिख लो, तो हाफ X सिंगल बॉन्ड X प्लस हाफ Y सिंगल बॉन्ड Y गिव्स X सिंगल बॉन्ड Y। अच्छा बेटा, यहां पे बॉन्ड एनर्जी X2 माने वही X सिंगल बॉन्ड X A है और यहां पर हाफ मोल है। अच्छा एक बात सुनो, और इस अभिक्रिया का डेल्टा H माने वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XYA -200 किलो जूल है। और आप पढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, यदि इन सभी का बॉन्ड एनर्जी दिया है तो डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन यदि निकालना हो तो हम कहते हैं सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वही करोगे तो उस अभिक्रिया का डेल्टा H आएगा। वैसे दिमाग लगा दो, इस अभिक्रिया का डेल्टा H यही तो है, डेल्टा H ही तो है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है यही है डेल्टा H। तो ये कुल मिला के डेल्टा H दिया। सुनो, आओ दिमाग लगाएं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लो हाफ, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डेल्टा H बराबर, आखिरी लाइन देखना, डेल्टा H बराबर होगा सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर देना। तो बताओ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की, पहले तो ये रिएक्टेंट में इतने हैं पूरे, तो हाफ मोल X2 है और 1 मोल X2 का A है माना था, A है, तो हाफ मोल का क्या होगा, a/2 हो जाएगा। यहाँ पे हाफ मोल Y2 है तो 1 मोल Y2 का कितना था, a/2, तो हाफ मोल प्लस इसको भी इसमें लिखो भाई, हाफ कर दो इसका तो क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ किस, क्या हो गया, रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो 1 मोल यही XY है और 1 मोल XY का A है बॉन्ड, और ये टोटल जो है यही डेल्टा H आएगा। और इस अभिक्रिया का डेल्टा H कितना है, -200, तो ये -200 हो। अब जरा से इसको जोड़ दो भाई, तो इधर आ जाएगा ये -200 बराबर, और यहाँ पर जोड़ो जरा a/2 प्लस a/4 जोड़ दो, एलसीएम 4 ले लो, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस a मतलब 3a/4 ही तो आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 3a/4 आ गया और प्लस -a है, तो इधर जरा देखो, तो यहाँ पे ले जाओगे तो यहाँ पे 4a आएगा, तो 3a - 4a/4, इसका मतलब -a/4। तो ये ओवरऑल आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा -200 बराबर -a/4 आएगा। दोनों तरफ माइनस हटा देना, तो इसका मतलब हो जाएगा 200 बराबर a/4 आ जाएगा, और इसका मतलब a बराबर आ जाएगा 800 किलो जूल। एक बार रिपीट करूंगा, क्वेश्चन फिर से देखो करा, बॉन्ड एनर्जी XY का, X2 का, Y2 का, तीनों का बॉन्ड एनर्जी का रेशियो दिया है 1:1:1/2। तो कहना ठीक है दिया है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी X2 का क्या होगा तो ये निकालना। अच्छा बताओ, हमने मान लिया कि XY की इसकी बॉन्ड एनर्जी यदि A माना तो इसका भी A होगा, इसका a/2 होगा जैसा ये लिखा है। अच्छा सुनो भाई, और करा हीट ऑफ फार्मेशन, सवाल में देखो XY का हीट ऑफ फार्मेशन दिया, तो मैंने XY का फार्मेशन इक्वेशन लिख लिया। इसका मतलब 1 मोल XY बनाया तो हाफ मोल X2 हाफ मोल Y2 लेंगे तभी इसका 1 मोल बनेगा। और ये हीट ऑफ फार्मेशन की वैल्यू A इतनी दी गई है, कहना जो हीट ऑफ फार्मेशन है वही इस अभिक्रिया का डेल्टा H है, और इस अभिक्रिया का डेल्टा H पता है। और X2 Y2 और XY की बॉन्ड एनर्जी मैंने मान लिया इतना A इसका a/2 होगा। ठीक, अब क्या किया कि फार्मूला लगा दो सीधा सीधा, क्या कि डेल्टा H बराबर, इस अभिक्रिया का डेल्टा H बराबर क्या होगा, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो, तो इधर देखो हाफ मोल X2 है, हाफ मोल Y2 है, तो 1 मोल X2 का A है तो यहाँ पर A/2 हो जाएगा, और 1 मोल Y2 का A/2 था तो हाफ मोल है तो उसका आधा कर दो, ये हो जाएगा। तो ये टोटल हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और XY का 1 मोल का बॉन्ड एनर्जी A था तो यहाँ पर A ले लो, सॉल्व कर दो। अच्छा, इस अभिक्रिया का डेल्टा H यही था -200, तो रख देना, सॉल्व कर देना, A आ जाएगा। A ही तो है, X2 की बॉन्ड एनर्जी पूछा था और मैंने कहा X2 की बॉन्ड एनर्जी A है तो A की वैल्यू आ गई 800 किलो जूल। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 800 किलो जूल। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं है, लग जाएगा, सवाल में कुछ नहीं, लगा लिया होगा आपने, देख लेना, ये क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट आइए, खैर आगे बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन ये सब लग जाएंगे बेटा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 71 में जल्दी से विचार कर लो, 71 में जल्दी से विचार करिए। बस आखिरी सवाल है, तो बहुत सवाल धीरे धीरे ऐसे लगवाते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब आप लगाना। 71 देख लो, जरा विचार कर लो। कह रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फार्मिंग 2 मोल वाटर। सुनो, मैंने आपको बताया था जैसे H+ और OH आयन जब मिलते थे, 1 मोल H+ और 1 मोल OH आयन मिलके 1 मोल वाटर बनाते थे, तो यहाँ पर जो हीट ऑफ वैल्यू थी वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर थी। याद करो तो याद आ जाएगा पीछे की बात जो डिस्कशन किया था। तो इस अभिक्रिया का जो डेल्टा H आया था वो था -57.2 किलो जूल था। अब यहाँ पे अच्छा, 1 मोल वाटर को बनाने में याद करो तो मैंने कहा था ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जितनी हीट निकलती है वही 1 मोल वाटर के बनने में भी उतनी ही हीट निकलती है। तो देखो 1 मोल वाटर का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट इतनी निकलेगी, तो श्योर है। और यहाँ पे करा 2 मोल वाटर बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से 2 मोल वाटर बन रहा है, तो 1 मोल वाटर बनती है तो हीट इतनी निकलती है। तो जब इस 2 मोल वाटर बनाओगे तो हीट इसकी डबल निकलेगी। इसका मतलब जब 2 मोल वाटर बेटा आप बनाओगे तब हीट कितनी निकलेगी, इसी का डबल कर देना, माने -57.2 इंटू 2 कर देना, ये आंसर आ जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से यदि 2 मोल वाटर बनेगा तब हीट कितनी रिलीज होगी। तो कहना 1 मोल वाटर बताया था, लाइन बिल्कुल लिखवाया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर यही होता है, 1 मोल वाटर बनने में इतनी हीट निकलेगी तो 2 मोल वाटर बनने में उसका डबल हीट निकलेगी। इसका आंसर पहला हो जाएगा, ये देख लेना, क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लगा के चेक करना, देख लेना। हाँ, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है इसके लगभग सारे क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं जो मेन थे। हाँ, 2 क्वेश्चन पर और विचार जल्दी से कर लो, 76 और 78, बस ये देख लोगे तो इससे आपका लगभग एक्सरसाइज 1 फिनिश हो जाएगा। चलिए भाई आ जाओ जल्दी से, देखो क्वेश्चन नंबर 76, अच्छा सवाल है 76, जल्दी से हिंट दे दे रहा हूँ, लगा लें। करा हाँ, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, कैलोरीफिक वैल्यू इथेन का किलो जूल पर ग्राम में बताना है, आंसर किलो जूल पर ग्राम में देना। सुनो बेटा, ये रिएक्शन दिया, अच्छा यहाँ 2 मोल इथेन है, ये अच्छा 1 मोल इथेन जब लेते हो तो इसका मास होता है 30 ग्राम, तो यहाँ 2 मोल है तो 2 मोल इथेन का मास 60 ग्राम होगा। अच्छा 60 ग्राम इथेन का जब कंबशन हुआ तो हीट इतनी निकल रही है, इतनी हीट निकल रही है, इतना किलो कैलोरी निकल रही है, -745.6 किलो कैलोरी हीट निकल रही है। बताओ 60 ग्राम इथेन का जब कंबशन कराओगे तो हीट इतनी निकलेगी, तो इथेन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, तो कहना 1 ग्राम इथेन का कंबशन कराने पर जितनी हीट निकलेगी वही होगी कैलोरीफिक वैल्यू। तो बताओ भाई, रिएक्शन के अकॉर्डिंग 60 ग्राम इथेन का कंबशन कराए तो हीट इतनी निकली, तो 1 ग्राम इथेन का कंबशन कराओगे तो -745.6/60 इतना किलो कैलोरी हीट निकलेगी। और कहना 1 ग्राम इथेन का कंबशन कराने पे इतना किलो कैलोरी हीट निकलेगी, यही है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेन। बट आंसर में कह रहा है कि हमें किलो जूल में आंसर देना। यदि देखो किलो कैलोरी में आंसर जो आएगा वो तो पहला वाला आ जाएगा, लेकिन वो किलो जूल में पूछ रहा है, तो क्या करना, किलो कैलोरी को किलो जूल में बदल लेना। और आप पढ़ते 1 कैलोरी बराबर 1 जूल बराबर 1 जूल, 1 कैलोरी बराबर होता है, ये देखो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है।
मालूम है ना। तो ये देखो 1 कैलोरी बराबर इतना जूल, इसका मतलब यहाँ 1 किलो कैलोरी बराबर हो जाता है 4.18 किलो जूल हो जाएगा। देख लेना, कुल मिलाकर के किलो कैलोरी में आंसर आ गया। किलो जूल में बदलना तो इसी वाले नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 745.6/60 और इंटू इसी में 4.18 से केवल मल्टीप्लाई कर देना तो ये किलो जूल में बदल जाएगा। इसका मतलब, और किलो जूल में बदलोगे तो आंसर आएगा 52 के लगभग आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि हीट निकल रही है ना, तो हीट निकल रही तो माइनस में आएगा बस। तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इथेन का किलो जूल पर ग्राम, माने 1 ग्राम इथेन का कंबस्शन कराने पर हीट इतनी निकलेगी किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी को केवल जूल में बदलना रहेगा तो आंसर ये आ जाएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक आखिरी सवाल जो मुझे बताना था, इसके बाद ये चैप्टर एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगा। 78 जल्दी से क्वेश्चन देख लो भाई। 78 का आंसर जरा सा बताना। क्वेश्चन में करा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है। अच्छा बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का मतलब 1 मोल अमोनिया बने, जल्दी से रिएक्शन लिख लो, अमोनिया का फॉर्मेशन इक्वेशन लिखो। तो 1 मोल अमोनिया बने, किससे बनेगा? N2 + 3H2 जब हम लेते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर 3/2, यहाँ 1/2 करना, तो अब 1 मोल अमोनिया बनेगा। और इस अभिक्रिया का डेल्टा H की वैल्यू दिया है -46 दिया, तो इस अभिक्रिया का डेल्टा H दिया है। अच्छा करा एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इस अभिक्रिया का डेल्टा H पूछा है। पहले बताओ 1 मोल अमोनिया बन रहा है तो डेल्टा H की वैल्यू तो यही होगी। अच्छा अब सवाल में करा हमें इस वाले रिएक्शन का डेल्टा H बताना है। इसका मतलब 2 मोल अमोनिया हो किधर, बोलो, रिएक्टेंट साइड में, और उधर 1 मोल अमोनिया जब इधर था। ऐसा इस अभिक्रिया को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा NH3 गिव्स ½ N2 + 3/2H2। रिएक्शन रिवर्स करोगे बेटा तो डेल्टा H की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, होगा +46 किलो जूल, 1 किलो जूल होगी। अच्छा लेकिन ये भी नहीं पूछा, वो तो करा ये वाले रिएक्शन का डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, तो कहना यार इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो इस रिएक्शन में, तो यही रिएक्शन आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 2NH3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा N2, और यहाँ पे 3H2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके डेल्टा H में भी 2 से मल्टीप्लाई करना, +46 × 2 किलो जूल हो जाएगा, 92 किलो जूल आंसर आएगा, वो भी प्लस में आएगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया का डेल्टा H की वैल्यू +92 किलो जूल हो जाएगा, ये आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 1 के लगभग जितने सवाल मेन थे वो हमने आपको करा दिए हैं। अब एक्सरसाइज 2 और 3 आप लगाइएगा। जहाँ तक बेटा लगा भी लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, हम कुछ न कुछ आपका सहयोग करेंगे, या आप कहेंगे तो इसका मैं वीडियो एक बना दूंगा। क्लास नहीं लूँगा अब इसकी, क्लास तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा इसके आगे, वो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड। यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा बेटा यही होगा इनऑर्गेनिक। अब यहीं से स्टार्ट कर देंगे। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन लगाना, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ी दिक्कत तो आती है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन से भागते हैं, तो कैलकुलेशन से मत भागिए, लगाइए, उसके पीछे लगिए, धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। हाँ अब नया चैप्टर जो अब हम नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम आपको बताएंगे। इसको ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे अब चैप्टर मिलेंगे आपको। हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड है आपका 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, ये सब 3 4 लेक्चर में ख़त्म करूँगा क्वेश्चन के साथ। मेनली क्वेश्चन के थ्रू थियरी में जाएंगे, तो इससे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे लगाना आ जाए कि इनऑर्गेनिक के सवाल रट जाएं बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। आज की बात यहीं करता हूँ फिनिश। ओके बेटा, आज थोड़ी प्रॉब्लम हुई शुरू में, उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।